अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े बहरान, शुगर और आटा, चीनी और आटा, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का वादा ये था कि जितने माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। माफियाज़ वो आम तौर पर अपोजिशन को ललकारते थे और यही कहते थे कि ये सारे माफियाज़ हैं, पाकिस्तान को लूट कर खा गए। FIA के वाजिद ज़िया की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई और ये वाजिद ज़िया वही हैं जिन्होंने पनामा के ऊपर एक JIT की सरबराही की थी और एक रिपोर्ट बनाई जो मुंतज हुई नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो वाजिद ज़िया की जो रिपोर्ट है आटा क्राइसिस के ऊपर भी और चीनी क्राइसिस के ऊपर भी, उसमें दोनों में एक कदर मुश्तरक है। पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने दोनों। एक लफ्ज़ होता है जिसे नालायकी बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इकनॉमिक टीम के अंदर कम अज़ कम बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। आटा क्राइसिस और वीट क्राइसिस के ऊपर वो बताएंगे आपको कि वीट की शॉर्टेज है, पास्को को कहा गया इतनी प्रोक्योर करो, नहीं की। पंजाब को कहा गया वीट की शॉर्टेज है, आपके पास स्टॉक्स कम है, इतनी प्रोक्योर करो, नहीं की। KP को कहा आपके पास वीट नहीं है, प्रोक्योर करो, नहीं की। सिंध ने सिरे से की नहीं, बलूचिस्तान ने सिरे से की नहीं। तो भाई हुकूमत किधर थी? अब जब सारा पानी ऊपर से गुजर गया तो फिर पता चला अच्छा वो ये कुछ हो गया हमारे साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले साल इनके आते ही 600 अरब रुपए की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल थी। पूरा साल प्राइम मिनिस्टर को या तो उसे आगाह नहीं किया गया या गलत तरीके से ब्रीफिंग दी गई और साल के आखिर में पता चला कि वो तो डार लुट के ले गया सी, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें इकॉनमी ऐसी मिली थी, हम क्या करते। तो टैक्स रेवेन्यू में 600 अरब की शॉर्टफॉल थी, लेकिन उन नालायक लोगों को सज़ा नहीं दी गई बल्कि रिवॉर्ड मिल गया उन लोगों को। शुगर के अंदर इंटरेस्टिंगली जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। अगेन एक तो सवाल उठता है इनकॉम्पिटेंस के ऊपर कि अगर शुगर पाकिस्तान में इतनी थी कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफ़ी नहीं थी, तो ECC ने किस बुनियाद के ऊपर 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दी? क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर थे? शुगर लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ECC और कैबिनेट से अप्रूवल ले सकती थी, पंजाब हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होकर 3 अरब की सब्सिडी भी मंजूर करा सकती थी। कैसी सूरत हाल में जब डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, शॉर्टेज है, लोग शोर मचा रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं 3 अरब रुपए की कि आप इसको बेचो। किस तरीके से ये अप्रूवल प्रोसेस चला? जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर के बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, बल्कि जहांगीर तरीन साहब अभी तो मिनिस्टर नहीं है, डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के उन रुफ़का के अंदर हैं जो 2014 के अंदर धरने से अगर स्टार्ट कर लें, ज़्यादा पीछे ना भी जाएं, तो इलेक्शन तक का जो एक सफ़र है उसमें धरने के दौरान भी, कंटेनर के ऊपर भी, और इलेक्शन के दौरान MP MNA इकट्ठे करते हुए भी, वो आपको उनके साथ साथ ही नज़र आते हैं। पार्टी के अंदर उनकी सख्त मुखालफत पाई जाती है। अगर आधे लोग उनके हमायती होंगे तो आधे लोग उतने ही सख्त उनके मुखालिफ होंगे। उन लोगों जो मुखालिफ लोग हैं उनका ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन के पास बहुत पैसा है, वो पैसा लगाया उसने पार्टी के अंदर और इसका इन्फ्लुएंस बहुत है इमरान खान के ऊपर। अभी जहांगीर तरीन की सूरत हाल ये है कि उनकी मिलों के ऊपर तहकीकात हुई है और अभी भी एज़ वी स्पीक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो FIA के लोग प्रोब कर रहे हैं उन्हीं के कंपनी के लोगों से कि ये शुगर के अंदर कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव आया कैसे, और जहांगीर तरीन को 56 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी मिली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में, वो कैसे मिली, ये सही मिली या गलत मिली, अभी प्रोग्राम में आगे चल के सवाल करेंगे। लेकिन इसमें एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कैसे थ्रू हुआ, मेरे लिए अभी तक ये अचंभा है। अगर जहांगीर तरीन इतने पावरफुल हैं कि ECC से भी मंजूरी ले सकते हैं, पंजाब कबीना से भी मंजूरी ले सकते हैं, तो फिर इनको इस वक्त मेरे प्रोग्राम की बजाय कहीं और होना चाहिए। नहीं तो उन लोगों को भी जवाब साथ साथ देना चाहिए इनके कि ये किस तरीके से अप्रूवल प्रोसेस जो था यहाँ तक पहुँचा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी हैं, जहांगीर खान तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप पाकिस्तान की जो मजमूई चीनी की पैदावार है 20% आपकी मिलें पैदा करती हैं। आप इतने ताकतवर हैं और ये हमें इस रिपोर्ट से पता चला है कि आपका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था इमरान के ऊपर कि आपने डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज होते हुए भी ECC भी अप्रूवल करवाई, फिर काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी, फिर पंजाब हुकूमत से 3 अरब की सब्सिडी की भी मंजूरी दी। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? देखिए बात सुने, ये सबसे पहले आपका ये सवाल ही मेरे से गलत है कि मैंने कैसे मैनेज किया। ऐसे नहीं होता। मेरे पास ज़रूर, मैं 20% चीनी पाकिस्तान की ज़रूर बनाता हूँ, मगर मैं पिछले 30 साल की मेहनत कर करके और अपनी अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ, काश्तकारों को खुश करके इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा हूँ। ऐसे तो नहीं हो गया कि मैं ओवरनाइट 20% पे पहुँच गया। और कोई 20% में कोई क्रिमिनलिटी, कोई गलत चीज़ नहीं है। 40% तक आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ पाकिस्तान, तो कोई इसमें मसला नहीं है। नंबर 2, जो ECC ने फैसला किया काबीना से अक्टूबर में, ये कब 2018 में असद उमर साहब चेयर कर रहे थे, 1 मिलियन टन का उन्होंने इजाज़त दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इदाद और शुमार जो उनको पेश किए गए होंगे उसमें नज़र आ रहा होगा कि 1 मिलियन टन का सरप्लस है, वरना क्यों देते। आपने असद उमर के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की?
सवाल ही पैदा नहीं होता। और असद उमर साहब जो है वो खुद फैसला करने वाले आदमी हैं, उसके ऊपर कौन असरअंदाज हो सकता है? क्या उस वक्त ये दबाव डाला गया कि ईसीसी के इजलास के अंदर शुगर मिल एसोसिएशन का नुमाइंदा बैठाते हैं और वो आके बताएगा? भाईजान कोई इस तरह का काम नहीं हुआ। मैंने कभी असद उमर से चीनी के टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। मैंने तमाम ईसीसी के मेंबरों में से एक से भी बात नहीं की इस टॉपिक पे। मैं समझदार आदमी हूँ, मैं अपने आप को केयरफुल रखता हूँ। कोई मैंने बात नहीं की, ना मेरा बनता था और ना मैंने की। फैसला था उनका, जैसे हुकूमत फैसला करेगी मिल वाले उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। याद रखें 20% ज़रूर मेरा शेयर है, मार्केट शेयर, मगर मेरी 6 मिलें हैं, 74 और मिलें भी हैं। उनसे तो जाके कभी उनका भी पूछ लिया करें। मैं एसोसिएशन नहीं चलाता, एसोसिएशन के इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इलेक्शन से आते हैं, उनसे कभी उनको भी बुला के पूछ लें। आप ख्याल आज टीवी पे वो आ रहे हैं, अपने आप मौके पर बयान कर रहे हैं। तो ये अच्छा, एक और बात यह है कि शॉर्टेज नहीं थी। 1 मिलियन टन का सिर्फ पंजाब में स्टॉक मौजूद था, जो मैंने आज केन कमिश्नर से पूछा है। शायद 2.5-3 लाख टन का दूसरे सूबों में था, तो कोई 1.3 मिलियन का स्टॉक मौजूद था जब सीज़न शुरू हुआ। और जब सीज़न एंड हुआ तो पंजाब के पास 5.5-4.5 लाख टन का स्टॉक मौजूद था। तो शॉर्टेज कभी भी नहीं थी, ना हुई। एक्सपोर्ट करने से पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं हुई। आपकी हुकूमत वैसे फैसला साजी करती कैसे? मैं उससे समझने से कासिर हूँ। पहले कहते हैं शुगर एक्सपोर्ट कर दो, बहुत हो गया हमारे पास। और ये वो साल था जिसमें प्रोडक्शन पिछले 2 सालों की निस्बत कम थी। 2016-17, 17-18 में हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। जिस साल एक्सपोर्ट की आपकी हुकूमत ने इजाज़त दी, प्रोडक्शन भी कम थी। फिर आपने कहा वो शॉर्टेज हो गई, अब तो इम्पोर्ट कर लें, नहीं तो मार्केट ख़राब हो गई है। किसने कहा इम्पोर्ट? फिर वीट के ऊपर भी यही हुआ। चीनी की इंपोर्ट करने की बात कभी भी नहीं हुई, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अभी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन है कि 110 रुपये तक कीमत चली जाएगी। तो ये फिर देखें, रिपोर्ट लिखने वाले जो लोग हैं वो माशाल्लाह FIA के और ऐसे इदारों के हैं, उनको मार्केट कंडीशन का पता नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है नदीम मलिक। इस रिपोर्ट में सिर्फ इन्होंने एक टेबल बना दिया है जिसके ऊपर लिख दिया है जी इन लोगों ने सब्सिडी हासिल की। उसमें से क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा ज़्यादा मीडिया पे फ्लैश हो जाता है तो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए। बाबा, हुकूमत पॉलिसी बनाती है, हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, मिल वाले उस पॉलिसी को इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करते हैं और रिबेट हासिल करते हैं। रिबेट प्रॉफिट नहीं होता। वैसे मैं एक बात कहूँ, मुझे वाजिद ज़िया की रिपोर्ट सही लगी है। उसमें आपका नाम है या नहीं है? क्योंकि जो JIT थी नवाज शरीफ वाली, इट वॉज ए गुड फैक्ट फाइंडिंग। नैब वालों ने उसका बेड़ागर्क बहुत किया, जिसकी वजह से वो केस के हतमी जो रिजल्ट था बहुत कमज़ोर बुनियादों पे लिया गया। अभी भी इट्स अ गुड फैक्ट फाइंडिंग। अब इमरान खान की हुकूमत के ऊपर है कि वो फैसला साजी करके इसमें शफाफियत कैसे लेकर आते हैं। ही शुड फाइंड द रियल पर्सन जिसने इससे बेनिफिट किया। दिस इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जी ये चीनी रिबेट दिया गया। पिछले 5 साल में नून की हुकूमत का भी जिक्र है उसमें, उस वक्त भी रिबेट दिए गए। और मैंने जो टोटल रिबेट लिया वो नून की हुकूमत में 2.5 अरब था और अपने हुकूमत में सिर्फ 55 करोड़ से कितना था। ये भी बता दूं आपको कि मैं पिछले 5 साल में 23 अरब रुपये टैक्स जमा दे चुका हूँ हुकूमत पाकिस्तान को। 23 अरब रुपये सिर्फ टैक्स। तो ये जो चीनी का 50 करोड़ ये कुछ है, ये इतना बड़ा फॉर्म नहीं है इस हिसाब से, इस तवाज़ुन में कि जितनी मेरे टैक्स में देता हूँ, जितनी मेरी बिजनेस का साइज़ है। और 56 करोड़ तो अभी आपने लिया है ना PTI की गवर्नमेंट में। वैसे 3 अरब बनती है जो रिबेट आपने एक जगह और 22 अरब एक जगह। और दूसरा ये मैं बताऊँ, ये प्रॉफिट नहीं होता। ये होता यह है कि बाहर चीनी सस्ती होती है, बिकती है, सस्ती बेचनी पड़ती है क्योंकि दुनिया की मार्केट डाउन थी उस ज़माने में। अब और डॉलर रोका हुआ था 104 पे। तो ये चीनी को रिपेयर दिया जाता है ताकि आपको बाहर की जो एक्सपोर्ट कीमत है उसको लोकल प्राइस से आप मैच कर दें। इट्स दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता इसमें। जो प्राइस डिफरेंशियल का गेन है, जो रिपोर्ट ने भी मेंशन किया है कि 2 तरीके से शुगर मिलर्स ने बेनिफिट किया है। एक तो सब्सिडी थी, विच इज़ अ स्मॉल पोर्शन एक्चुअली। दूसरी चीज़ को इनमें काम करना चाहिए तो था। सब्सिडी को पास करना जो 60 से 72 रुपये तक की नहीं गई, या 54 से 72 पे गई आपकी हुकूमत के दौर में। जब आपकी हुकूमत आई है तो उसका प्राइस डिफरेंशियल निकालें, 100 अरब बन जाता है। यही तो मसला है कि 100 अरब किए जा रहे हैं। कोई समझने की तो कोशिश कर लो भाईजान। आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने खुद कॉस्टिंग तैयार की। उन्होंने कहा अगर 180 रुपये गन्ने की कीमत होगी और टैक्सेस जो भी उस ज़माने के थे वो होंगे तो 62 रुपीज़ कुछ पैसे, तकरीबन 63 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 63 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पहले क्यों सस्ती थी? क्योंकि गट था 2 साल और इसलिए लोगों ने 120 रुपये का गन्ना ख़रीदा, मिल वालों ने, मेरे अलावा। मैंने पूरे पैसे दिए हमेशा अल्लाह के फजल से। वो वैसे
गन्ना खरीदते किसने? मेरा तो ख्याल है कि आपकी अपनी ज़मीनें इतनी है, यू डोंट नीड टू बाय गन्ना। भाईजान ये भी इतनी मेरे बारे में लोग बहुत गलत कुछ 30-35 हज़ार एकड़ के आप अकेले मालिक हैं। हाँ, यू ओन लार्ज। सुन लेना, मैं मालिक नहीं हूँ, लीज पे लेता हूँ, मेरी मिल लेती है। पूरा मेरा जो सिस्टम है ना, उसमें से 8% गन्ना सिर्फ वो जो है जो मैं अपने खुद काश्त करता हूँ, सिर्फ 8%। 92% गन्ना मैं लोगों से खरीदता हूँ। तो ये भी एक बात है कि जहांगीर तरीन अपना गन्ना उगाता है। हाँ उगाता हूँ, अच्छी बात है उगाता हूँ। आपने कॉटन उगानी क्यों बंद कर दी? कॉटन उगानी इसलिए बंद कर दी कि कोई अच्छे बीज तहकीक नहीं किए गए, और अब कॉटन उगाने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। ख़ासतौर पर हमारे इलाके में तो एक वाइट फ्लाई एक बीमारी एक है, पेस्ट है, वो उसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं की, उसके ऊपर अंधाधुंध पेस्टिसाइड फेंक के अब वो रेजिस्टेंट हो गई है। आपको हर तीसरे दिन स्प्रे करो फिर भी नहीं मरती वो। ये मेरी गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो पिछले 10 साल से हुकूमत में थे, जिन्होंने रिसर्च करके इसको कंट्रोल करते। गुलाबी सुंडी पहले वो कॉटन नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके अंदर एक बीटी जीन होता था, वो भी रेजिस्टेंट हो गई। गुलाबी सुंडी जो है उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये मेरी गलती है। ये हम तो 1 साल हुआ है भाई, 10 साल से तहकीक नहीं की गई, उनको जाकर पकड़ो, क्यों नहीं की तहकीक? आपको तकरीबन 2.25 साल आपकी हुकूमत को हो गए, और प्राइम मिनिस्टर ने आते ही जहांगीर तरीन को लगाया था कि ज़राअत के ऊपर किसी को पता ही नहीं है, जहांगीर तरीन रिपोर्ट बनाएंगे। 2.25 साल में कोई तहकीक पिछले 20 साल की नहीं ठीक हो सकती। इट टेक्स टाइम। कॉटन के ऊपर बहुत 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 कोशिश की गई है, मैंने खुद कोशिश की थी, मगर जब तक आप कॉटन की तहकीक में बाहर की कंपनियों को नहीं लेके आएंगे, फॉरेन जो क्वालिटी एक चेन है ऑफ रिसर्च, उसको नहीं लेके आएंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सर ये मज़े का बिजनेस है जी। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो तो हम कहते हैं इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दें, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमत हमारे से कम होती है और डोमेस्टिक में ज़्यादा होती है तो फिर साथ हम कहते हैं हुकूमत से रिबेट दो, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो दोनों सूरत में आप पैसे ही कमाते हैं शुगर मिलर्स, बहुत फ़ायदा है इसमें। नहीं, मैं इसके बुनियादी वजह बता देता हूँ। गन्ने की कीमत रेगुलेटेड है। हुकूमतें गन्ने की कीमत एक कर देती हैं 180 रुपये गन्ना होगा, 190 रुपये गन्ना आपने खरीदना है। कोई और क्रॉप नहीं है जिसके ऊपर इस रेगुलेटेड है। फ्लावर मिल्स को आप नहीं कहते कि हाँ आपने गवर्नमेंट की कीमत पे लेना है, फ्लावर मिल मार्केट से ले, जिस मर्जी कीमत में उनको मिला लेती हैं। सिर्फ गन्ने के ऊपर ये पाबंदी है। अब ये कीमत इतनी ऊंची कर रखी हुई है इन्होंने, ये आपको चीनी वर्ल्ड से कंपेरेटिव नहीं मिलती। तो मेरी सोल्यूशन बड़ी सिंपल है, सब चीज़ें भूल जाएं, इस इंडस्ट्री को फ्री कर दें। गन्ना अपनी मर्जी की कीमत से लें, चीनी अपनी मर्जी की कीमत से बेचें, ना कोई आपसे सब्सिडी मांगेगा, ना कोई और कुछ करेगा। सबको अपने आपको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, एफिशिएंट बनाएंगे तो सर्वाइव करेंगे। खोल देना सर, खोलेंगे मैं कह रहा हूँ खोल दें। जितने आप लिस्ट पढ़ें नामों की शुगर मिल ओनर्स की, उसमें शरीफ फैमिली आ जाएगी, उसमें जरदारी फैमिली आ जाएगी, उसमें हुमायूं अख्तर खान आ जाएंगे, उसमें खुसरो बख्तियार आ जाएंगे, उसमें चौधरी बरादरान आ जाएंगे, उसमें चौधरी मुनीर आ जाएगा। कोई पाकिस्तान में आपको कमज़ोर बंदा उसमें नज़र नहीं आएगा। जहांगीर तरीन जैसे तगड़े तगड़े लोग नजर आते हैं। बहुत से लोग हैं। अच्छा बाय द वे, मैं चीनी की बिजनेस में हूँ सियासत से आने से 10 साल पहले से, 10 साल पहले से सियासत में आके मैंने। उस वक्त आप कॉटन ग्रोअर थे बहुत बड़े पंजाब में। नॉट एट ऑल। 92 में मैंने बैरी मिल लगाई थी और ये 2002 में मैं सियासत में आया था। तो मैं पहले से हूँ, ये मेरी बिजनेस मैंने शुरू की थी पहले से। अब बात आ जाए आप इसके ऊपर कि ये सब लोग क्यों हैं। ये तो आप देखें, उस समय एक शुगर मिल से आपको अपने इलाके में लगाते हैं ना, आप वहाँ रोज़गार देते हैं, आप वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है आपकी, वहाँ लोग ट्रांसपोर्टेशन में पैसे कमाते हैं, लेबर में पैसे कमाते हैं, हज़ारों चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। आपका इलाका जो है सारा का सारा वो खुशहाल हो जाता है, इसलिए लोग लगाते हैं। आपकी पार्टी आदि इस वक्त बहुत खुश है, कम से कम हो सकता है इससे ज़्यादा, लेकिन आदि बहुत खुश है। वो कहते हैं जहांगीर तरीन अच्छा सजा मिली, फारग हुए। वो तो होगा, काबू करके रखा हुआ था, पार्टी को हिलने नहीं था। अच्छा मैं आपको इसकी कहानी सुना दूँ। इसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं क्यों मेरी आधी लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं। एक आइडियोलॉजी का फ़र्क है। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, और मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा। मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब हारे, 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हों मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब यह है कि ये कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ, जिसकी बुनियाद है जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है। क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं। अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूँ। इस दफ़ा कुछ 67 हम इलेक्टेड सीटें जीते 67, ठीक है। उसमें से 80% लोग पॉलिटिकल फैमिलीज़ के हैं, 80%। और अगर उसमें से आप एक और साँचा सीव लगाएं कि जी वो कितने लोग हैं इसमें से जो पॉलिटिकल फैमिली से भी है मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, वो 60% है। और उनको आप तोड़ के लाए? जी, कुछ बहुत ज़्यादातर को मैं लाया, और लोग खुद भी आए, और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। 2013 में आपने इलेक्शन हारना था, उस वक्त आपकी ग्राउंड पे प्रेजेंस थी ही नहीं। यही ना गमा पे कैंडिडेट। तो फिर 2014 में आप धरना लेकर क्यों आ गए थे? मैं करूँ, हमने जो भी हमने पॉलिसी इख्तियार की ना, इससे पार्टी में मेरी मुखालफत इस वजह से बनी है कि ये सियासी लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमें आइडियोलॉजी पर लड़ना चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी में आप बड़े नाम देख लें, शाह महमूद कुरैशी वो आपकी मुखालिफ लॉबी हैं, शफकत महमूद आपकी मुखालिफ लॉबी हैं, असद उमर आपकी सख्त मुखालिफ लॉबी हैं। तो आपका टॉप टियर है, उसमें आपके साथ है कौन है? मैंने कोई भी एक्सप्लेन किया, मैं अपने जो मेरे दिल में होता है मैं बोलता हूँ, जो मैं समझता हूँ पार्टी के लिए और इमरान खान के लिए बेहतर है वो हमेशा मैंने बोला है और बोलता रहूँगा अभी भी। अगर हम ये काम ना करते, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा खान साहब एक एक मोती चुन के हमें हार बनाना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर गले में पड़ता है, एक एक मोती। ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। अगर यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो हम किसी और तरह से डील करते। सो हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी इसकी वजह से मुखालफत थी, फिर टिकटों के ऊपर भी थी, जो भी थी। अल्लाह का शुक्र है कि एंड में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब भी पीटीआई ने जीता, क्योंकि सब लोग ये कहते थे कि आप चाहे फेडरल गवर्नमेंट में जीत जाओगे, पंजाब तुम शरीफों से नहीं खींचोगे। क्या असद उमर की वज़ारत ख़जाना आपकी वजह से गई? बिल्कुल नहीं। क्यों गई? ये खान साहब को बहुत अरसे से देख रहे थे कि उनसे जो भी उनको वो कहते थे या कराते थे, जो वो चाहते थे फैसले करें, वो फैसले नहीं कर रहे थे। उन्होंने खान साहब जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, आज भी काबीना में चेंजेस हुए हैं, सवाबदीद उनकी है। लेकिन अब आज आपका ग्रुप जो था वो खुडे लेने लग गया है। वो खुसरो बख्तियार उसकी वजारत चेंज होकर दूसरी पे लगा दिया है, वो अरबाब साहब जो थे वो फारिग हो गए हैं, वो इंडस्ट्रीज़ वाले रजाक साहब वो चले गए हैं। इट डजंट मैटर, ये सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर की है, वो अपनी हुकूमत को जिस तरह चलाएं वो उनको चलाना चाहिए। मेरी दिल में कोई बिटरनेस नहीं है, इस तरह की चीज़ जो है उनका फैसला है वो करें। मैं पहले भी उनके साथ था, अभी भी उनके साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं एक लॉयल आदमी हूँ, याद रखें इस बात को। मेरा काम है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो गलत भी हो जाए, मैं गलती कभी नहीं करूँगा। आपको ये नहीं लगा कि आपकी जो टीम थी वो जेल टुगेदर नहीं कर सकी? जो मेन फेलियर स्टार्ट हुआ डे वन से इकनॉमिक साइड से हुआ। अब जितना मर्जी नवाज शरीफ को, इसाकडार को गालियाँ निकालें, लेकिन यू क्रिएटेड ए मेस। 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, रिकॉर्ड आपका वो फिजिकल डेफिसिट, डॉलर आप बेचते रहे, रुपए के ऊपर आपसे पॉलिसी मैनेज नहीं। हाउ कितना बेचा डॉलर आपने पहले 6 माह? फिगर याद? 6 माह में पता नहीं 3-4 अरब 4.5 अरब डॉलर। 4.5 अरब डॉलर। तो दिस इज हाउ यू मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप? यू आर पार्ट ऑफ द पीटीआई ना, आप इमरान खान के राइट हैंड पे आप बैठते थे। मेरी डिस्पाइट योर डिस्क्वालिफिकेशन यू आर वेरी वेरी पावरफुल मैन। अभी टिल रिसेंटली, अब ये तो रिपोर्ट ने आपका इस रिपोर्ट से मेरे ऊपर इस रिपोर्ट की कोई गलत चीज़ नहीं आ रही। सिर्फ ये कि मैंने सब्सिडी ली, सब्सिडी जो थी, जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था, आपने खुद कहा, उनसे पूछो ना जिन्होंने फैसला किया था, ना करते फैसला ना होता। पंजाब से आपने कैसे फैसला करवाया जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया साइंस को। मैं कैसे करवा खुसरो बख्तियार के भाई उधर बैठे हुए हैं, उसके जरिए इन्फ्लुएंस हुआ। बुजदार को आपने कहा चाय पे आओ भाई, बुजदार मियां 3 अरब की मंजूरी दो। कोई काम नहीं करते थे, अभी भी मेन चीज़ों पे इमरान खान से मशवरा करते हैं। कोई पंजाब काबीना ने अप्रूव किया भाई, ये सब्सिडी एक आदमी ने नहीं की, तो उनसे पूछे ना जाके। पूरी काबीना बहुत बड़ी काबीना है। इसमें अगर मैल प्रैक्टिस है तो बुजदार की इंडाइटमेंट होगी। ये नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, ये लेट द रिपोर्ट कम अप विद इट। वो उन्होंने सेक्रेटरी बुलाए हुए हैं, वो समरी पढ़ेंगे ना, क्यों लिखी, क्या लिखी, क्यों हुआ, वो पढ़ेंगे सारे, देखें एफआई की रिपोर्ट में आ जाएगा। आपको क्या नज़र आता है, इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया?
जी देखें, बिल्कुल जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है, सच्ची बात है। मगर ये है कि मैं फिर भी खड़ा हूँ उनके साथ। वो जब भी उनकी ख्वाहिश हो, रखना आया क्यों, किन वजूहात से आया? ये बहुत सी वजूहत थी। मैं एक तो आजम खान का मेरे इख्तलाफ शुरू हो गया तकरीबन 6 महीने पहले। किस वजह से? देखें, अब मैं आपको बता ही देता हूँ, सिंपल बात थी। मैं खान साहब के पास कहा, हमने देख रहा था हालात जैसे चल रहे हैं। मैंने कहा जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम इस मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने नहीं आए, हम ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर हम फेल हो गए। उन्होंने बिल्कुल एग्री किया मेरे साथ। मैं कहते कैसे करें? मैंने कहा जी ये इस ब्यूरोक्रेटिक चक्कर से निकलना पड़ेगा हमें एक यहाँ पे आपके नीचे एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स यूनिट बनानी पड़ेगी जिसमें बेहतरीन लोग लेके आएँ। आप हमें बताएं ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, हम उन प्रायोरिटीज़ को रन करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे थ्रू द ब्यूरोक्रेसी, थ्रू नॉर्मल चैनल, थ्रू द मिनिस्ट्रीज, मगर पुश यहाँ से बैठ के हम करेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले लें, मेरे प्रोड्यूसर बेकरार हो रहे हैं माजरत के साथ। यहाँ ब्रेक लेनी नहीं चाहिए लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ये आजम खान वाली कहानी ब्रेक के बाद सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तरीन साहब, आप फरमा रहे हैं कि आजम खान से आपके 6 माह पहले इख्तलाफात शुरू हुए, आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए और आपने कहा कि हमें गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पाकिस्तान को। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और आजम खान का इसमें क्या रोल था? आज प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात से टोटली एग्री किया कि ये बिल्कुल सही कह रहे। आजम खान को बुलाया गया, आजम खान को ये उन्होंने मुझे कहा कि आप तो एक नोटिफिकेशन निकाल के लेके आओ। मैं लेके उनको मैंने भिजवा दी। वो उन्होंने आजम खान को भेजी। आजम खान हैड अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? वो आ गया, उसने कहा जी हुकूमत तो हम चलाते हैं, सब कुछ PM ऑफिस में मेरे थ्रू होगा, एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। मैंने कहा यार मैं ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। PM थे वहाँ पे, मैं था, आजम खान था। मैंने कहा जी PM के मेन इनिशिएटिव्स होंगे, उसको हम लोग क्वालिटी के लोग लेके आएंगे और आपका खर्चा भी कोई नहीं होगा, हम उसको पुश करेंगे और हम आपके काम करके देंगे, हुकूमत को फ़ायदा होगा। उसने कहा नहीं, ये रूल्स ऑफ बिजनेस तो ब्यूरोक्रेसी तो फलाना। मैंने कहा जी खान साहब को, मैंने कहा जी समरी खेल के मुल्क नहीं तब्दील होते, समरी आ रही है समरी जा रही है, इस तरह नहीं होते। There has to be a central position under you। और बहुत मुल्कों में ऐसा होता है जो इन चीज़ों को आपके मेन चॉइस इनिशिएटिव्स उनको पुश करेगा और मेक श्योर कि वो इम्प्लीमेंट होंगे, विद इन टाइम लाइन इम्प्लीमेंट होंगे। फिर नहीं चला वो, फिर उसके ऊपर काफ़ी खान साहब भी लगे रहे कि ये करना है। कोई कम अज़ कम 15-20 दिन 25 दिन ये एक बहस चलती रहेगी और आजम खान टस से मस नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने वो बना दी, मगर आजम खान ने अपने कंट्रोल में रख ली। फिर उन्होंने कहा इट वाज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। इमरान खान शायद रिसेंट हिस्ट्री में जो बहुत लोग मेहनत करने वाले गुजरे हैं उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर है, वो जिसने बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक नॉन स्टॉप, एक के बाद एक मीटिंग। बहुत। लेकिन नीचे आपकी टीम जो है वो ऐसे खड़ी होती है, एक का मुंह राइट को, एक का लेफ्ट को होता है। क्या कमेंट करूं? देयर इज नो इंटरनल यूनिटी विद इन योर पार्टी, आप एक दूसरे को काटते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ये होता है। अब मैं इसके ऊपर और मैंने इतनी आज बातें कर दी है कि मेरे से और बातें ना कहलवाएं आप, मगर ये मैं आपको बता दूं नहीं, लेकिन कोलिजन नहीं है। असल मसला हमारी क्राइसिस जो है ना वो है इम्प्लीमेंटेशन की। आपकी पार्टी में यकजहती नहीं है, क्यों? पता नहीं, खैर मुख्तलिफ जगहों से आए लोग या कोई ऐसा चक्कर, आई डोंट नो क्यों। मतलब है कि इट्स सैड। आई विश के जब तक टीम यूनाइटेड नहीं खेलती ना, जब तक टीम कामयाब नहीं होती। स्टार्स हर तरह से हो सकते हैं, जैसे इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जिस टीम में मेजर स्टार्स हों वो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। इमरान खान ने फिर एक टीम बनाई थी जिसमें स्टार्स कम थे और यंग लोग लेके आया था, इंजमाम उल हक जैसे। उन लोगों ने फिर पाकिस्तान के क्रिकेट में नाम पैदा किया और लेके गए आगे। सो ज़रूरी है कि इस तरीके से चलें कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, टीम के लिए खेलें। खान साहब हमें हमेशा ये सबक सिखाते थे, इंडिविजुअल के लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना। मैं हमेशा अपनी टीम के लिए खेला हूँ, ऑलवेज। मैं अपने लिए कभी नहीं खेला। आप देख रहे हैं जब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं किसके लिए खेल रहा था? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए परहैप्स एक अकेला और सबसे तगड़ा और मजबूत ब्रिज थे बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। नहीं, और भी बहुत से लोग हैं। नहीं, लेकिन आपका रोल मुझे याद है कि धरने के दिनों में भी वो टेलीफोन कॉल आती थी तो जहांगीर तरीन को आती थी, फिर इमरान खान उतर के मिलने जाते थे और ये कंटिन्यू किया, ये टूटा नहीं है। नहीं, ऐसी देखें बहुत से लोग हैं जो इस तरह की ब्रिजेज हैं और होते हैं एक से एक। कभी वन मैन इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। कॉल आपको आई थी धरने के दिनों में, याद है? आप कंटेनर के ऊपर ये बिल्कुल भूल गया, ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आ जाएं और फिर खान साहब खुशी खुशी से गए कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई। राहिल शरीफ साहब के वक्त की बात है, लेकिन ये रोल आपका रहा है थ्रू आउट। अब क्या होगा?
अब जहांगीर तरीन का एक फासला पैदा हो जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। जैसे कहते हैं ना, ग्रेवयार्ड फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जो भी एक आदमी चला जाता है, दूसरा कोई ना कोई किसी रोल में उनको रिप्लेस कर जाता है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। मैं खुश हूँ। मेरे बहुत काम है, मेरी बिजनेसेस हैं, मेरे फार्म्स हैं, मैं अपने काम करूँगा जाके, जो मुझे बहुत अरसे से इग्नोर किए हुए थे मैंने। बाद लोगों का ख्याल है कि बुजदार के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ था। ये ऑनेर ही बताते हैं, सच्चाई है इसमें? मैं हाथ जब इमरान खान ने बुजदार साहब को अपॉइंट किया चीफ मिनिस्टर, और मुझे उनको हेल्प करना जो था वो मेरा फ़र्ज़ था। जब वो हेल्प मांगते थे मैं हेल्प करता था। इस चीज़ में भी एडवाइस मांगते थे मैं एडवाइस देता था। ये खान साहब का फ़ैसला था, हम उसको सपोर्ट करते थे। और ये इनकी चॉइस जो थी वो इमरान खान की पर्सनल चॉइस थी, तो वी हैव टू बैक हिम। इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं करती थी और उनका दिल था कि वहाँ पे ज़्यादा कोई एफिशिएंट बंदा आ जाए जो सूबा, बड़ा सूबा 60% पाकिस्तान का लेकर आगे चले। यूँ आपकी पार्टी मीटिंग में और टॉप लेवल तक ये मीटिंग में बातें हुई, मगर ये बताएं, ऑल्टरनेट वे फॉरवर्ड क्या निकला? जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लोग कहते थे तो वो कहते थे मुझे ऑल्टरनेट दो, और वहाँ पे वाकई कोई ऐसी नामवर शख्सियत नहीं है जिसको आप ऑल्टरनेट समझें। लोग तो थे, लेकिन ज़्यादा तगड़ा बंदा सेंटर में बैठ के बिठाना किसी को सूट नहीं करता है ना। वो नवाज शरीफ साहब ने भी गुलाम हैदर वाइन को बिठाया था अपने भाई के अलावा, किसी को और किसी को बिठाना पसंद नहीं था। स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मगर यह है कि गुलाम हैदर वाइन की जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बुरे वक्त आए तो गुलाम हैदर वाइन नहीं संभाल सका। आपके सामने तो रातों रात वो वटू साहब पूरी आपकी 150 बंदे की असम्बली लेके उड़े थे। अभी आपके कितने बंदे FIA के पास? नहीं, FIA के पास नहीं है। वो बुलाते हैं उनको, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात कर रहे हैं। हमारे बंदे बिल्कुल उनके पास नहीं है। मैंने अभी ट्वीट भी किया है कि कोई चीज़ नहीं सीज़ की उन्होंने, मेरी कोई चीज़ नहीं पकड़ी कि ज़बरदस्ती पकड़ ली हो। उन्होंने हमसे हर चीज़ जो मांगी हमने जब खुद ही दे दी, तो उनको क्या ज़रूरत है सीज़ करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा जी हमें सर्वर में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमने कहा आओ, ये है सर्वर, ये लो, अपनी वो जो भी चीज़ लाते हैं उन्होंने पूरा सर्वर में से डेटा ले लिया। हमने ले जाओ, हर चीज़ हमने दी, किसी की नहीं, कोई चीज़ सीज़ करने की नौबत तक कभी नहीं आई, ना आएगी इंशाल्लाह। मेरी ये जो आज थोड़ी सी स्पेकुलेशन हो गई है, मेरे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को और जो बाकी 2-3 और मेन लोग थे उनको आज उन्होंने बुलाया हुआ था बयान रिकॉर्ड करने के लिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर इंक्वायरी का, वो गए, बयान रिकॉर्ड करके वापस आ गए। कोई उसमें ऐसे केस की नोयत है कि आपकी पता चले कि मिलों के या आपकी कंपनी के 2 बंदे हैं, उनको FIA वालों ने इंडाइट किया हुआ, जेल में डाला हुआ है? बिल्कुल, ऐसे क्यों होगा? मुझे क्या पता, ये तो तहकीकात आपके खिलाफ हो रही है। हमने सवाल पैदा नहीं होता हमारा। देखें, JDW शुगर मिल्स की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हर चीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेड है, बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि अपनी मनमानी से चीज़ें करते रहो। इसलिए हम, और बाय द वे दूसरी चीज़ ये है कि मैं वैसे ही डॉक्यूमेंटेड आदमी हूँ। मेरी टैक्स का आपको पता है कि टैक्स रिकॉर्ड मेरे किस तरह से चलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बिजनेस को बेहतरीन मेयार पर चलाएँ। इसलिए हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। मसलन ग्रोअर की पेमेंट्स हैं, हमारे पास एक ग्रोअर का अकाउंट नंबर है, CNIC नंबर है, कहाँ पैसे गए, कितने पैसे गए, पूरा रिकॉर्ड हमने उनको हवाले कर। अगर आपकी हुकूमत ने, अभी तो आप PTI का हिस्सा है, अगर इमरान खान, मैं अभी बिल्कुल PTI का हिस्सा हूँ, मैं PTI का हिस्सा रहूँगा, और मेरे ताल्लुकात खान साहब से जो है, अगर कुछ 19-20 हुए हैं तो वो फिर 20 वापस हो जाएंगे। अगर इमरान खान ने आपसे कहा कि 56 करोड़ आपको मिला है PTI की हुकूमत में, तो वापस करेंगे? इसका कोई हिसाब? ये एक दफ़ा पहले आप मेरे से करवा गए ये काम, ये नहीं हो सकता ना। देखें, ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमने एक काम किया, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं वापस कर दूंगा इसका मतलब है कि मैंने गलत काम किया था। कोई गलत काम नहीं हुआ। सारे मैंने, यार टोटल 3 अरब में से 56 करोड़ मेरा हिस्सा था, मतलब बाकी भी तो जो 80% हिस्सा था लोगों का, उनसे तो जाके पूछो। वो भी आपकी पार्टी के काफ़ी सारे लोग हैं, खुसरो बख्तियार है उसमें, खुसरो है और कोई नहीं, हुमायूं अख्तर खान है, हुमायूं अख्तर के भी, हुमायूं अख्तर भी है उसमें, अगर चौधरी साहब है। मेजॉरिटी जो है वो हमारी पार्टी से का कोई ताल्लुक नहीं है, पूरे पाकिस्तान की शुगर मिल्स वाले हैं। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी पॉलिटिशियन है सारे। वो होंगे पॉलिटिशियन यार, उनकी बेनिफिशियरी होगी। आपने खुद पूछा था पॉलिसी किसने बनाई, ना बनाते पॉलिसी ना देते बेनिफिट। खुसरो को पिछले 5 साल में, या उसकी जो भाई हैं या कज़न है, मिला के 4 अरब के करीब है जो सब्सिडी रिबेट मिली है। वो कैसे मिली है? बड़ी आपसे बड़े हो तो शुगर मिलर नहीं है वो। उन्होंने एक्सपोर्ट ज़्यादा की, किसी को सूट करता है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो थी, स्टेट बैंक को उन्होंने कहा था इतनी चीनी एक्सपोर्ट हो सकती है इस रिबेट पे। स्टेट बैंक के पास आप जहाँ सौदा करते थे, उनको आप अपने जाके कागज़ कॉन्ट्रैक्ट देते थे, वो अप्रूव कर देते थे, फिर आपकी चीनी बाहर जाती थी, फिर पैसे स्टेट बैंक के पास आते थे। आपको पता है इस रिपोर्ट के पब्लिक होने से, या इमरान खान ने जो रिपोर्ट जारी इस वक्त की, उसके मुहर्रिकात तो आप ही बता सकते हैं कि ये टाइमिंग क्यों चुनी गई।
लेकिन वो जो नारा मारते थे ना कि मैं माफिया को सामने लाऊंगा, सजा दूंगा, तो आपको उन्होंने उसी फहरिस्त में शामिल कर दिया आज। आई डोंट थिंक सो। देखिए, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी ना तो जब बात करेंगे। 25 अप्रैल को आनी है, मेरे ख्याल हम सबको इंतजार करना चाहिए। देखते हैं ना क्या चीज़ मिलती है कि माफिया से हो। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है माफिया के बारे में आपने क्या बात कर दी। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देयर वाज स्टिफ कंपटीशन अमंग शुगर मिल्स ऑन परचेजिंग केन। भाईजान, अगर ये माफिया है और ये कार्टेल है तो ये गन्ना महंगा क्यों लिया? सब मिल जाते, गन्ना सस्ता लेते। कि उससे पहले उन्होंने मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस का भी लिखा हुआ है कि स्ट्राइक की और वो इंप्रेशन क्रिएट किया कि शॉर्टेज है। नहीं, और बिल्कुल ये नहीं। पूरी काफ़ी सारी चीज़ें पंजाब की कुछ मिलों ने एक दफ़ा बंद की अपने, क्योंकि गन्ना उसमें एक मिल आपकी भी थी, एक थी 5 में से एक। 5 में से। क्यों? गन्ना महंगा मिल रहा था। गन्ना महंगा मिलने से चीनी का रेट बढ़ना ही बढ़ना था, और हमने ये भी सोचा कि चीनी महंगी बिकेगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमने कहा जी गन्ने के कंट्रोल करने के लिए काम करें, मगर कामयाब नहीं हुए क्योंकि गन्ना आटे में किसने पैसे कमाए? आपने कैसे? आपने पैसे कमाए? बताइए किसने कमाए और कैसे कमाए? आटे का मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मेरी आटे की बिजनेस नहीं है। मुझे इतना पता है कि ये क्राइसिस क्यों हुई थी, और ये बिल्कुल थोड़ी सी क्राइसिस थी, इतना ब्लो अप हो गई है ज़्यादा। हुआ ये भाईजान कि नवंबर के एंड में सिंध को बुलाया गया, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में, सिंध को और KPK को, उनको कहा कि आपकी प्राइसेस का राइजिंग ट्रेंड है नवंबर में, तो आपकी पास गन्ना पूरी है। उन्होंने कहा जी कि ये हिसाब किताब किया गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें आप पासको से 4 लाख टन सिंध को दे दें और 4.5 लाख टन खैबर पख्तूनख्वा को दे दें। फैसला हो गया और असम्बली लेके गई ECC में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, उन्होंने अप्रूव कर दी, उनको गन्ना अलाउ हो गई। मसला जब आया, जब सिंध ने 4 लाख टन में से सिर्फ 1 लाख टन उठाया 2 महीने में। इट इज़ नॉट जस्ट सिंध। अब सुनते जाए ना, पानी शुरू किया, ख़त्म नहीं की। 1 लाख टन उन्होंने उठाया। उधर से वो ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, एकदम कीमत शूट कर गई। जैसे कीमत, ये डोमिनो इफेक्ट होता है। जब कीमत सिंध में शूट की, जो ग्रेनरी है वो पंजाब है, पंजाब में प्राइवेट सेक्टर के पास जो गंदम थी वो फ्लो करनी शुरू हो गई सिंध में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। जब यहाँ से फ्लो होनी शुरू हुई तो इस प्राइवेट सेक्टर गंदम की कीमतें पंजाब में बढ़नी शुरू हुई। जब यहाँ बढ़नी शुरू हुई तो पंजाब ने बॉर्डर बंद कर दिया। अब जब बॉर्डर बंद किए और KPK का ख़ास तौर पर जब बॉर्डर बंद हुआ तो KPK का 60% आटा आता है पंजाब से। जब वो विदाउट एनी अनाउंसमेंट, विदाउट टॉकिंग टू KPK उन्होंने जब बंद कर दिया तो एकदम आटे की कीमत शूट कर गई KPK में। आपकी पूरी हुकूमत ऑटो पायलट पे चल रही है। ये हुआ, मुझे इसका अच्छी तरह मालूम है। मुझे प्राइवेट सेक्टर के लोगों से मेरा ताल्लुक है, मुझे बताते रहेगा कि ये होने वाला है, मैं तो इनको बताता रहेगा कि ये चीज़ें ना करो। फिर जैसे ही कोई 48 घंटे के बाद पंजाब ने बॉर्डर खोला, उसके कोई 3 दिन के बाद तो KPK में भी ठीक हो गया, सिंध में भी ठीक हो गया। सिंध को हमने और प्रोबेबली यू चेयर्ड दैट मीटिंग जिसमें चीफ सेक्रेटरीज को बुला के आपने का बॉर्डर खोला। मैं चेयर, मुझे बुलाते हैं तो मैं चला जाता था। चेयर कभी मैं मीटिंग कैसे कर सकता? और आप बॉर्डर खुलवाया आपने कि खोलो और जाने दो। लेकिन क्या आपका पूरा सेटअप उस वक्त ऑटो पायलट पे था? पता नहीं था कि पासको ने जितनी प्रोक्योर करनी है इसने नहीं की, पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान ने नहीं की? लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है नंबर्स के, इतने स्टॉक से प्रोक्योर नहीं की। अब मेरी यार सुने, मैं भी एक काश्तकार हूँ। ये गलत, ये रिपोर्ट टोटली गलत है। इस बारे में प्रोक्योर नहीं किया। और भाई गंदम इतनी नहीं थी। आप ये नसीम सादिक को निकाल, बेचारे को OSD बनाया ना, ये सब वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर है ये नसीम सादिक। इसने जितनी मेहनत करके प्रोक्योर किया, ये ना होता ना तो आपके पास 10 लाख टन कम प्रोक्योर होता। जब गंदम शॉर्ट थी, वो रेट बढ़ गए थे, तो प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल था और नहीं मिल रही थी गंदम। मगर फिर इससे मसला कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल के स्टॉक इतने मौजूद थे कि गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद थे। और जब पासको के पास आए सिंध और KPK तो उनको उन्होंने 8.5 लाख टन गंदम दे दी। मिस मैनेज तो आपकी हुकूमत ने किया, तो क्राइसिस आया। मिस मैनेजमेंट नंबर 1 सिंध ने किया जब उन्होंने उठाया नहीं। प्लस सिंध के 4 लाख टन के स्टॉक को कहते हैं पड़े हमारे सखर में और शिकारपुर में और कश्मीर में, वो आज तक कराची नहीं आए, पता नहीं क्यों। ये पता करना चाहिए। जो कोटा एलोकेशन बाकी सूबों को भी थी उन्होंने भी नहीं की, सिर्फ सिंध को इल्जाम ना दे, बाकी सूबों ने भी यही काम किया। क्या वो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पंजाब को का इतनी करनी है, उसने नहीं की, KP ने की। प्रोक्योरमेंट ये अपनी मर्जी नहीं होती। जितना क्रॉप होता है तो प्रोक्योर होती है ना। जब अभी क्रॉप शॉर्ट था इसलिए प्रोक्योरमेंट उतनी नहीं हो सकी। मगर आपको ये मुझे अगर क्रॉप शॉर्ट था तो एलोकेशन, कोटा एलोकेशन किस बुनियाद पर की गई थी? जितनी, ये तो फैसला किया होगा, मुझे नहीं पता किस बुनियाद पर की गई। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ना लेना देना है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पूरे जीडीपी के नंबर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर ये मान लिया जाए कि शुगर भी नहीं थी और वीट भी नहीं थी, तो फिर आपकी वो जो 2-2.5% की ग्रोथ रखी हुई है ना, वो उससे नीचे चली जाएगी, 1.5% पे आ जाएगी। गंदम का अभी भी स्टॉक मौजूद है, हालांकि क्रॉप लेट हो गया है, मगर अभी भी हालात कोई ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। 10 दिन में क्रॉप आ जाएगा। पंजाब में भी और सिंध में तो फुल क्रॉप चल रहा है, पूरी हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉप आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कोई इशू नहीं है। शुगर का शॉर्टेज ऑफ स्टॉक कभी भी नहीं था भाईजान, पिछले 5 साल में नहीं हुआ, अभी भी नहीं है। ऐसी बातें हैं ये शॉर्टेज की। मैंने आपको अभी समझाया है कि जब ये फैसला हुआ एक्सपोर्ट करने का, मैंने फैलानी है सर। 18-19 आपकी हुकूमत में कोई बंदा अगर इसको मैनेज कर रहा होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। क्या ऑटो पायलट पे चलेगा निजाम तो ये कुछ होगा। शुगर में क्या दिन देखे हैं, जब गन्ना महंगा हुआ है खुद। अभी आप ही ने उस दिन ट्वीट डाली हुई थी कि 80 रुपए पे टेंडर खुल रहा है, तो 100 रुपए की खबरें चल रही हैं, रिपोर्ट ने लिखा हुआ है कि रमजान में बिकेगी। मेरी अर्सुन ने, मुझे एक ब्रेक लेनी है। वो आज एक खबर छपी है कि वो आपकी शुगर लॉबी ने वो वाजिद ज़िया को और प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटन किया है। ये गलत है, आप भी पूछते हैं वापसी पे, गलत है। किसने? बड़े तगड़े लोग हैं यार, वाजिद ज़िया को और प्राइम मिनिस्टर को नहीं थ्रेटन किया ना, ये सब गलत बात है। आप करें, पूछें। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे पूछते हैं। वेलकम बैक। तरीन साहब, किसने धमकी दी वाजिद ज़िया को और प्राइम मिनिस्टर को कि 110 तक कीमतें पहुंच जाएंगी? भाईजान कोई ऐसी काम नहीं कर सकता, खुदा का खौफ करें। धमकियाँ नहीं देते, और ख़ास तौर पे कारोबारी लोग तो बिल्कुल धमकियाँ नहीं देते। ये जो हमारे शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं, ये इन्होंने शायद किसी मीटिंग में एक दफ़ा ये कहा था कि आप अगर ट्रेडर्स और इन लोगों को हैरेस करेंगे और अगर सप्लाई लाइन चोक हो गई तो दैट विल बी क्रिएट अ क्राइसिस, तो आप मेहरबानी करके सप्लाई लाइन को खुला रखें। बेसिकली यही खबर है ना कि 110 तक पहुंच जाएंगे। 100 तक तो रमज़ान के अंदर इस रिपोर्ट ने डाला हुआ है कि 100 में रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह नहीं पहुंचेंगे। स्टॉक्स बहुत मौजूद हैं, और जितनी भी मेरे पास स्टॉक मौजूद हैं, आप मेरे से सारा का सारा स्टॉक खरीद लें आज। कितने में? जो भी मार्केट रेट है इस वक्त खरीद लें। टेंडर करिएगा, नहीं तो पिछली दफ़ा की तरह ड्रामा एक नया शुरू हो जाएगा। हुकूमत खरीद लेना जो भी। कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? ये भी बता दें। मेरे पास देखिए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना स्टॉक है, पर मैं बड़ा प्रोड्यूसर हूँ एक। दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एफिशिएंट हूँ, और हर मिल की कॉस्ट फ़र्क होती है। तो मैं सबसे सस्ती चीनी भी मैं बेचता हूँ। अगर आप पूरा हिसाब देखेंगे ना, तो क्योंकि मुझे बहुत बेचनी पड़ती है, मेरे पास टू सेल लॉट क्वांटिटी मेरी सस्ती बेचता हूँ। हम लोग मार्केट में, मेरे से बाकी मिल वाले मेरे से कई दफ़ा नाराज़ होते हैं कि तुम इतनी सस्ती चीनी क्यों बेच रहे हो। मैं कहता हूँ जब मार्केट है, मुझे ऑफ़र आई है तो मैं बेच देता हूँ उसको। ये होता यह है कि मार्केट से ऑफ़र आती है कि जी 60 रुपये रेट है, आपने बेचनी है। सर एक राज की बात बता दें, ये बहुत ही नंबर, इसको छोड़ दें। सारे ताकतवर लोग जो हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, शुगर मिल नहीं क्यों लगाते हैं? अभी मैंने जवाब आपको दिया है। शुगर मिल जब आपके अपने इलाके में लगाते हैं तो उससे बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सर दूसरी मिल टेक्सटाइल लगा ले, उससे भी हो जाएगा। टेक्सटाइल से बिल्कुल नहीं होता। टेक्सटाइल और शुगर में बहुत फ़र्क है, इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, बरामदात होंगी, रेडीमेड गारमेंट्स बनाए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। भाई ये जिनका कारोबार है वो करें। आपकी कितनी है टोटल एसेट वैल्यू, कितनी है जहांगीर तरीन की? जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस कारोबार में सियासत में आने से 10 साल पहले से हूँ। मैंने सियासत में आके ये काम नहीं शुरू किया, 10 साल पहले से हूँ मैं। और मेरी एसेट वैल्यू, आप मेरी बैलेंस शीट है उसको देख लें, आपको पता लग जाएगा। वैसे ही बता दें। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, मैं गलत नहीं बताऊँ। बैलेंस शीट खोल लें। इनकम टैक्स कितना देते हैं वो भी बता दें। मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले 2018 की टैक्स डायरेक्टरी देख रहा था, अभी तक छापी नहीं है आपकी हुकूमत। छापे ना, पता चलेगा, मेरा नाम उसमें काफ़ी नुमाया होगा। अपनी हुकूमत से कहें ना जी छापे, अभी तक छापी नहीं। इनके वजीरों के नाम भी हम पढ़ेंगे कितना टैक्स देते हैं। ये अल्लाह करे छापे, पता लग जाएगा आपको। छापी क्यों नहीं है? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं छापी। साल गुजरे हुए भी साल गुजर गया। छापनी चाहिए, छपनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जल्दी छापे, जितनी जल्दी छापे उतने में मैं खुश हूँगा। मैं अपनी शुगर मिल से मैं टैक्स भी, देखिए मेरी इनकम जो है ना वो है डिविडेंड इनकम, यानी कि पहले प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 35% टैक्स देता हूँ, फिर वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके ऊपर 15% फिर टैक्स मिलता है। तो जो मुझे इनकम आती है उसमें 50% टैक्स दे चुका होता हूँ मैं। लेकिन जो एक मिफ्ता इस्माइल, बाकी लोगों से भी मैंने इस पे वो देखा है, उन्होंने कोई नंबर्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनका ख्याल ये है कि जो प्राइस डिफरेंशियल का गेन है ना, ये 100 अरब का बनता है शुगर मिलों का, बहुत बड़ा गेन। भाई एक्सक्यूज मी, अगर ये गेन है तो गन्ने के गेन कितना? 120 रुपये से जो 180 रुपये गन्ना गया, 60 रुपये का जो फर्क पड़ा, तो सारा उधर 100 बिलियन गया, सारा ग्रोअर के पास है। आप कहते हैं भाई शुगर मिल वालों के पास आया। हिसाब कर लिया करें यार, थोड़ा सोच लिया करें। सर ग्रोअर्स की कीमत को उन्होंने फैक्टरी इन करके कॉस्टिंग निकाल के प्राइस डिफरेंशियल निकाला है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं,
क्रोर की कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं की उन्होंने। अभी करें कॉस्टिंग, 63 रुपीज़ की कॉस्ट बनती थी उस साल में मिनिमम, और आप अभी निकाल लें, मेरे चैलेंज है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कहें निकाले, 63 से कम नहीं बनेगी एट 80 सर रुपीज़। 4.5 लाख टन महाना पाकिस्तान चीनी खाता है, बड़ा पैसा जी। 10 रुपये फी किलो अगर निकल रहा हो बहुत पैसा बन जाता है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है ना भाई। अगर 100 अरब रुपए का डिफरेंस है ना प्राइस में, इसमें से 95% ग्रोर को गया। अगर इमरान खान फैसला करते हैं कि आप सबकी मिलें, जो शुगर मिल वाले हैं, जो जिनका नाम आता है उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देते हैं, फिर क्या करेंगे? मतलब ये इस तरह की चीज़ क्यों करेंगे? मतलब पाकिस्तान में बिजनेस करना जुर्म हो गया है। पाकिस्तान में बिजनेस करना जुर्म नहीं होना चाहिए। बिजनेस करेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, टैक्स जनरेट होंगे। इस तरह के माहौल में आपकी बिजनेस को बहुत मैसिवली इफेक्ट करेंगे। जैसे भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी ना, आप नेशनलाइजेशन की तरफ प्लीज़ मत लेके जाएं। मुल्क को जितना नुकसान उस वक्त हुआ था, अभी भी उससे ज़्यादा नुकसान होगा। ये मामला मुझे लगता है किसी कोर्ट की तरफ जाएगा, जैसे JIT की रिपोर्ट आई थी ना, वैसे ये मामला भी आगे जाएगा। देखते हैं क्या आता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है ये खुद तो पनिश नहीं कर सकता ना इसको। स्पेकुलेशन कर रहे हैं आप, जब आएगी रिपोर्ट में देखें क्या होता है। सर रिपोर्ट तो हमारे सामने है, फॉरेंसिक उन्होंने डिटेल्स देनी है, बाकी तो मोटे मोटी तो फाइंडिंग मोटी मोटी फाइंडिंग में, इस फाइंडिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। इसमें वो कार्टलाइजेशन की, सट्टा की, फॉरवर्ड बुकिंग की, कई चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कंपटीशन कमीशन के जुमरे में आ जाती हैं। तो या तो कंपटीशन कमीशन के जरिए फैसला करेंगे तो या कोर्ट में जाएंगे। कारोबार का हिस्सा है, हर चीज़ के अंदर ये होता है। कोई आदमी फॉरवर्ड बेच देता है, कोई आदमी हाजिर में बेच रहा होता है, कुछ आपने बेचा हुआ है फॉरवर्ड में? यार सब बिजनेस भी आज से नहीं, हमेशा से बिकता है। तो फॉरवर्ड में जब बेचते हैं तो ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, 4 पे ऊपर पे करके बेचते हैं। मेरी बात सुने, हम लोग कोशिश हमारी ये होती है कि हर महीने में हमारे पास कोई कंफर्म कैश फ्लो हो। फ़र्ज़ करें चीनी एकदम बुरहान आ जाए, चीनी बिकनी बंद हो जाए, उसमें हम फिर तनख्वाहें कहाँ से देंगे? तो एक सर्टन पोर्शन जो है हम इंश्योर करते हैं कि हमें अगले 2-3-4 महीने, 3 से 4 महीने में कंफर्म सेल्स हो हमारे पास। इसमें आखिरी बार कब मिले थे, कितने दिन हुए इमरान खान से मुलाकात में? हर चीज़ में इमरान खान से मेरा लास्ट मैसेज जो है ना वो कल एक्सचेंज हुआ था। मुलाकात आखिरी कब हुई थी? मुलाकात हुई थी मेरी, मैं फिर लाहौर चला गया था, कोरोना से पहले हुई थी। तो काफ़ी 4-6 हफ्ते गुजर गए इसमें। 4-6 हफ्ते तो नहीं गुजरे, मैं खैर 2-3 हफ्ते गुजरे। चलें 1 हफ्ता कम कर लेते हैं 4-6 से जी। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस्लामाबाद में होता, दूरियां आ गई सर, दूरियां। अगर इस्लामाबाद में होता तो ज़रूर मीटिंग हो जाती। इसमें क्या बात है? एनी क्लोजिंग मैसेज, लास्ट मिनट, लास्ट फ्यू सेकंड्स, क्लोजिंग रिमार्क्स, एनीथिंग सियासत में नवाज इमरान खान के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं फिर से वो बात करता हूँ कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान मेरा चेयरमैन पार्टी का है, मैं पार्टी में खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जहांगीर खान तरीन, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।